हेलो स्टूडेंट। अभी तक हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड डिफरेंट टेक्निक्स। अब उसमें सबसे पहला जो है लागत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। जो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जो कॉस्ट का किया गया है वो विभिन्न प्रकारों में किया गया है, जो मुख्य रूप से 6 प्रकार का है। उसमें से अलग अलग प्रकार के जो वर्गीकरण किए गए हैं तत्वानुसार है, यानी कि एलिमेंट वाइज हो है, वेरिएबिलिटी वाइज है, कंट्रोलेबिलिटी वाइज है, बेस्ड ऑन एक्सपायरिंग है, बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के क्लासिफिकेशन है। तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने से पहले इसका क्लासिफिकेशन कॉस्ट का समझना अनिवार्य है और आवश्यक भी है। जब तक इनको नहीं समझेंगे तब तक हम आगे कॉस्ट अकाउंटिंग को समझ में नहीं आएगा और समझ भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो एलिमेंट है वो है एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य इसके नाम से फर्स्ट है एलिमेंट, यानी कि जो कॉस्ट के जो एलिमेंट है। हमारी जो कॉस्ट का कैलकुलेशन पहले ही चैप्टर बताया था कि कॉस्ट जो बनती है वो मटेरियल, वेजेस और अदर ओवरहेड्स जो होते हैं उनसे टोटल कॉस्ट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया। एलिमेंट वाइज जो क्लासिफिकेशन किया गया उसमें जो मुख्य तत्व हैं जो टोटल कॉस्ट का डिटरमिनेशन करने के लिए, उसका निर्धारण करने के लिए, वो हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक तो सामग्री होती है, दूसरा श्रम या मजदूरी, तीसरा अदर एक्सपेंसेस जो अन्य व्यय है वो। अब इन तीनों को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी प्रकार से इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट लेबर या वेजेस। तो अब ये अलग अलग इनको बांट दिया गया है, लेकिन अब हमें डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग सबसे पहले समझना अनिवार्य है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है, मीनिंग ये होता है कि वो मैं यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल के बारे में आपको समझाऊंगा। तो डायरेक्ट मटेरियल का जो मीनिंग है, डायरेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल जो एनी मटेरियल इज आइडेंटिफाइड एज डायरेक्टली टू अ यूनिट, यानी कि कोई भी सामग्री है वो किसी कॉस्ट सेंटर से डायरेक्टली हम उसको रिलेटेड कर सकते हैं, उसको वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो मटेरियल है वो इसी कॉस्ट सेंटर यानी कि इसी लागत केंद्र से संबंधित है। तो वो क्या होगा, डायरेक्ट कहलाएगा। यानी कि माना कि किसी कारखाने के अंतर्गत 2 या 3 जगह पर प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर 2 या 3 जगह पर प्रोडक्शन हो रहा है तो तीनों जगह पर अलग अलग मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो जिस जगह पे जो मटेरियल यूज़ में आ रहा है और डायरेक्टली हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस मटेरियल का यूज़ इसी कॉस्ट सेंटर में किया गया है, यानी कि इसी इकाइयों में किया गया, तो उसको उस मटेरियल को हम डायरेक्ट मटेरियल के नाम से जानेंगे। अब उसके बाद है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मीनिंग ये होता है कि वह मटेरियल, यानी कि जिसको हम किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड नहीं कर सकते और उसका हम हिसाब किताब भी नहीं रख सकते हैं, उसका कैलकुलेशन या फिर इसको हम डिटरमाइन भी नहीं कर पाते हैं कि ये इसी से संबंधित है या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जितने भी कॉस्ट सेंटर हैं किसी फैक्ट्री के अंतर्गत, प्रोडक्शन यूनिट के अंतर्गत, उन सभी यूनिटों पर जितनी भी सामग्री लगी है उसको कॉस्ट सेंटर के अंतर्गत अलग अलग रेशो वाइज हम क्या कर देंगे, डिवाइडेशन कर देंगे। उसका किस प्रकार से हम डिवाइडेशन करेंगे वो आगे हम कॉस्ट डिटरमिनेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सीधा सा अर्थ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से है। तो डायरेक्ट का मीनिंग यही होता है कि एनी कॉस्ट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, तो वो मटेरियल क्या करेगा, डायरेक्ट। और इसके अलावा जो मटेरियल हम किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पर उससे रिलेटेड नहीं कर सकते उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट मटेरियल। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि कोई बुक्स पब्लिशर है
जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का हम क्या करते हैं, प्रकाशन करते हैं, पब्लिश करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप स्टैटिक का पब्लिश कर रहे हैं, इकोनॉमिक की बुक का पब्लिश कर रहे हैं, अकाउंट्स की बुक का पब्लिश कर रहे हैं, तब इनको पब्लिश करने के लिए ये फिक्स होता है कि इस बुक्स में इतने पेज होंगे, इस बुक्स में इतने पेज होंगे और इस बुक में इतने पेज होंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पर लिया स्टैटिक, इकोनॉमिक और अकाउंट्स, तो माना कि स्टेट की बुक है वो उसमें 40 पेजों का यूज़ होता है, इकोनॉमिक है उसमें 60 पेज का यूज़ होता है, और जो अकाउंट्स है उसमें 100 पेज का यूज़ में लिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि पहले तो हम कागज़ को परचेस करेंगे, उसके बाद में उस पर छापेंगे और यह काम करेंगे। तो कागज़ है वो क्या हुआ, मटेरियल हुआ, उसका जो कागज़ है वो क्या हुआ, मटेरियल हुआ। तो हम जैसे ही कोई भी कागज़ खरीदेंगे तो थोक में खरीदेंगे, तो माना कि 100 रुपये का कागज़ खरीदे और इसका इस्तेमाल हमने इन तीनों पर किया। 100 रुपये का कागज़ खरीदा और उसका इस्तेमाल इन तीनों में किया। तो ऐसी सिचुएशन के अंतर्गत इस 100 रुपये को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि 100 रुपये का कागज़ जितने भी खरीदे हैं उसमें से एक बुक बनाने के लिए अगर हम एक स्टेट की बुक बनाएंगे तो उसमें 40 पेज का इस्तेमाल होगा। अगर उसमें इकोनॉमिक की बुक बनाएंगे तो उसके अंतर्गत 60 पेज का इस्तेमाल होगा, और अगर हम अकाउंट्स की बुक बनाएंगे तो उसमें 100 पेज का इस्तेमाल होगा, यानी कि यूज़ होगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंतर्गत हम इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जितने पेज लिए थे उसमें से हम आइडेंटिफाई 40, 60 और 100 के रूप में आइडेंटिफाई कर पाए। यानी कि 40 पेजों का मूल्य स्टैटिक्स में जाएगा कॉस्ट, 60 पेजों का मूल्य जो वैल्यू है वो हमें रिलेटेड है इकोनॉमिक से, और 100 पेजों का जो वैल्यू है वो किससे रिलेटेड है, अकाउंट से। तो ऐसी सिचुएशन के अंतर्गत हम इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। अब सारांश के रूप में हम ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई जॉब वर्क है या कोई प्रोडक्शन ऑर्डर है या फिर प्रोसेस, स्पेशली प्रोसेस के अंतर्गत कोई मटेरियल का परचेस करते हैं तो भी उसको क्या है, हम डायरेक्ट मटेरियल के अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंतर्गत अगर हम किसी भी वस्तु का हस्तांतरण करते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं, यदि हमने कोई चीज़ बना रहे हैं और उसको डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो फर्स्ट प्रोसेस का जो मटेरियल का जो अमाउंट होगा वो सेकंड प्रोसेस के अंतर्गत, जो कॉस्ट होगी वो सेकंड प्रोसेस के अंतर्गत हो क्या, रॉ मटेरियल हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट मटेरियल से कहलाएगी। तो इस प्रकार से डायरेक्ट मटेरियल से संबंधित, यानी कि संबंध यही है प्रत्येक सामग्री लागत से यही है कि सामग्री की उस लागत से है जो लागत केंद्रों या लागत इकाइयों पर सीधी आवंटित की जा सके, यानी कि जो भी मटेरियल की प्राइस है, जो वैल्यू है, उसको हम डायरेक्टली किसी कॉस्ट सेंटर पर हम अलॉट कर सकें और उस पर उसके रूप में आइडेंटिफाई कर सकें, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। अब उसके बाद में नेक्स्ट है आपके लिए इनडायरेक्ट मटेरियल। मैंने पहले ही बताया कि इनडायरेक्ट मटेरियल वह सामग्री जिनको प्रत्येक लागत केंद्र या प्रत्येक लागत इकाई से हम संबंध में किसी संबंध में नहीं, अलग अलग हिसाब रखा जाना असंभव होता है, संभव नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंतर्गत ऐसी जो कॉस्ट आती है, ऐसी जो मटेरियल होता है उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी हमने देखा था कि जो पुस्तकें हैं उसको छापने का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें इकोनॉमिक, स्टैटिक्स और अकाउंट्स का उपयोग किया जा रहा था बुक्स छापने का। तो उसके अंतर्गत पेज का इस्तेमाल किया था, जो आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि इतने पेज यूज़ में आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि उसमें धागे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है बुक को बनाने, पेज के बाद में उसको सबको साथ में लाना पड़ेगा, धागा इस्तेमाल किया जाएगा, लेई का इस्तेमाल किया जाएगा, और ताकि कागज़ को प्रत्येक पुस्तक के लिए सरलता है, उस पर सबसे अलग अलग आवंटित नहीं किया। अब उसको कागज़ कितना, लेही कितनी जाएगी, धागा कितने जाएगा, हम इसको प्रत्येक सबसे आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम, और उसका वैल्यू भी ज़्यादा नहीं होती है, उस वजह से हम क्या करते हैं, एक साथ में तीनों के लिए खरीद लेते हैं और उसके बाद में उसका हिसाब किताब नहीं रख पाते हैं। इस वजह से हम उनको डायरेक्टली किसी एक कॉस्ट सेंटर, यानी कि इकोनॉमिक, स्टेट या अकाउंट्स पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हम इनको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। अब मटेरियल तो है, क्योंकि धागा है वो भी मटेरियल है, लेही जो लगाया जाता है, या फिर आप फेविकॉल कहो,
फेविकॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मटेरियल है। तो इस सिस्टम के अंतर्गत हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हम इसको इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। तो ये तीनों जो लागत के तत्व हैं, सामग्री, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस जो भी हैं, इनको 3 भागों में डिवाइड से किया गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब इन सबको अलग अलग समझने से अच्छा यही है कि आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मीनिंग समझ ले। तो डायरेक्ट का मीनिंग ये होता है कि जो भी वस्तु हो या वजह हो या एक्सपेंसेस हो, उसको हम डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से रिलेट कर सकें या फिर उस पर अलॉट कर सकें, तो ऐसी जगह उनको उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे। अगर हम उसको डायरेक्टली उस पर अलॉट नहीं कर पा रहे हैं और उसका कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, हिसाब किताब नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कहलाएगा। तो अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसके बाद में मैं आपको आगे जो इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में बता रहा था, अब उसके अंतर्गत जैसे कि उदाहरण बता दूं कि एक जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो 3 बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, जिसका नाम मान लीजिए कि ABC है, 3 प्रकार की बिल्डिंग्स हैं, एक ही परिसर में उसका निर्माण चल रहा है। तो इस निर्माण कार्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खर्चे आते हैं, जैसे कि भवन अ को 2000 ईंटों की आवश्यकता है, भवन बी को 1000 ईंटों की आवश्यकता है, भवन सी को 4000 ईंटों की आवश्यकता है। तो अब इनको क्या हुआ, अब इनकी आवश्यकताएं, भवन की जो ईंटें हैं वो तो पर्टिकुलर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसके अंतर्गत इतनी ईंटें गई, इसके अंतर्गत इतनी ईंटें गई, यानी कि ये जो ईंटें हैं वो क्या हुई, डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन उन सब तीनों भवन एक जगह ही थे, तो उसके लिए एक साथ में हमने एक ट्रक रेत का इस्तेमाल हमने किया। तो एसोसिएशन के अंतर्गत ये एक ट्रक रेत हम जो लाए हैं उसको हम पर्टिकुलर किसी एक बिल्डिंग के अंतर्गत यूज़ में नहीं ला रहे हैं, और हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि इसके अंतर्गत इतना गया, इसके अंतर्गत इतना गया। तो एसोसिएशन के अंतर्गत जो ईंटें हैं वो तो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा, लेकिन जो रेत का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। क्योंकि अब यहाँ पर इनडायरेक्ट किस प्रकार से कि हम जो रेत लाए हैं वो उस रेत तो एक साथ में ट्रक लाए हैं, अलग अलग नहीं ला पा रहे हैं और उसको हम अलग अलग कर भी नहीं पा रहे हैं। तो एसोसिएशन के अंतर्गत हम हिसाब नहीं लगा पाएंगे कि ये कितनी की। तो इस सिचुएशन के अंदर जो ट्रक का जो वैल्यू होगी, ट्रक रेत की वैल्यू होगी, उसको हम तीनों भवनों के अंतर्गत जो ईंटों की संख्या है उसके आधार पर उनमें डिवाइडेशन कर दिया जाएगा बाद में। पहले तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन बाद में इसको हम हस्तांतरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक बेसिस के आधार पर उसको हम डिवाइडेशन करेंगे। अभी तो हम कॉस्ट के क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, आगे जब डिटरमाइनेशन देखेंगे उस समय हम पता चलेगा कि किस तरह से इसका अलग अलग डिवाइडेशन भी किया जाता है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन कॉस्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जो डायरेक्ट लेबर हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलकर आपका बनता है प्राइम कॉस्ट। क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जब तीनों को आप जोड़ देंगे तो वो आपको कहलाएगी प्राइम कॉस्ट। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इन तीनों इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, इन तीनों को अगर आप मिला देते हो तो वो बनता है ओवरहेड्स। क्या बनता है, ओवरहेड्स, ऊपरी व्यय। अब इन ऊपरी व्यय को हम 4 भागों के अंतर्गत डिवाइडेशन करते हैं, क्योंकि जो ऊपरी व्यय आते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, अदर एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड्स होते हैं, उन ओवरहेड्स को 4 भागों के अंतर्गत, यानी कि विभिन्न प्रकार अलग अलग स्टेज पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो ओवरहेड्स 4 प्रकार के किस पर होते हैं, वो क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। एक तो उत्पादन या कारखाना ऊपरी व्यय, दूसरा होता है प्रशासनिक ऊपरी व्यय, तीसरा होता है विक्रय ऊपरी व्यय और चौथा होता है वितरण ऊपरी व्यय। ये 4 प्रकार के व्यय होंगे। इन चारों प्रकार के व्यय को अलग अलग स्टेज के अंतर्गत हम कैलकुलेशन करते हैं। अब इनका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा ये हम आगे देखेंगे। अभी हम एलिमेंट वाइज इनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। हम जब डिटरमाइनेशन करेंगे और जब डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे उस समय बताया जाएगा। और जब कॉस्ट शीट बनाएंगे आगे जाके, जब हम
कॉस्ट किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की या किसी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की, तो उसके अंतर्गत देखेंगे किस प्रकार से इसकी ओवरहेड्स को अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है। इनडायरेक्ट जो भी इंडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस हैं, उन सबको जो उसके ओवरहेड्स बनते हैं, और ओवरहेड्स 4 भागों में बांटे जाते हैं। उन 4 भागों के अंतर्गत प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन और वर्क ओवरहेड्स भी बोलते हैं फर्स्ट वाला, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा सेलिंग, और चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि सबसे पहले हमें प्रोडक्शन करना होता है, तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो उसमें जाएंगे। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, यानी कि प्रोडक्शन के लिए जो भी खर्चे हो रहे हैं उन सब के लिए उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच की आवश्यकता होती है, उसमें विभिन्न प्रकार की खर्चों की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद में हमने प्रोडक्शन कर दिया, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस यानी कि उसका रखरखाव भी कर लिया। अब उसको क्या करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें सेलिंग एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो ये जो एक्सपेंस है उनको सेलिंग ओवरहेड्स बोलते हैं। और चौथा जो लास्ट में है वो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रोडक्शन तो कर किया, एडमिशन एक्सपेंसेस यानी कि उसे रिलेटेड कर दिया, वो भी हो गया। उसके बाद में सेलिंग का एक्सपेंस हो गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ता है सेल्स करने के लिए, कि यहाँ से वहाँ पे। अब कोई तो बहुत से लोग तो फैक्ट्री पे आकर भी ले जाएंगे, लेकिन अगर हमारा जो हमारी वस्तु है वो मार्केट में अगर फेमस नहीं है, प्रचलित नहीं है, तो हमें प्रचार भी करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो ये सब इंडायरेक्ट जो भी हैं वो सब मिलकर ओवरहेड्स बनते हैं, और ओवरहेड्स को 4 भागों में बांटा गया है: प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स एंड लास्ट में है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इस प्रकार से ये आपके 4 ओवरहेड्स होते हैं। ये जो आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो आज पूरा हुआ। नेक्स्ट अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।